ज्यादा आलस क्यों आता है? आलस को कैसे दूर करें? इसी सवाल को हम आज की गौतम बुद्ध की एक कहानी की मदद से आलस क्यों आता है और आलस को जड़ से भागने का उपाय क्या है, इसका आसान रास्ता आपको आज की वीडियो को पूरा देखने के बाद मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। क्या आपको भी ज्यादा नींद आती है? आपको अपने नींद के ऊपर काबू नहीं रहता? और क्या आपका भी ज्यादा नींद लेने की वजह से दिमाग ठीक से काम नहीं करता? और कभी कभी तो ज्यादा नींद लेने की वजह से आपको डर और चिंता लगने लगती है? इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नींद क्या है, नींद के समय को कैसे कम करें और गहरी नींद लें। और वीडियो के अंत में आपको अच्छी और गहरी नींद के लिए कुछ छोटे योगिक उपाय भी बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। एक बार एक धनी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूं। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती और रात को सोने से पहले सभी के विचार दुनिया भर की दौड़ती रहती है मन में, और सो भी जाता हूं तो रात भर करवटें बदलता रहता हूं, और जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूं। कृपया आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊं, मैं आपको गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहने लगे, तथागत गौतम बुद्ध जब सोते थे तो रात भर उसी अवस्था में रहते थे, कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को जिस अवस्था में सोते थे सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध के एक शिष्य आनंद थे जो अक्सर उनके पास सोते थे। आनंद को यह बात बहुत खल रही थी कि जब भी रात में आनंद की आंखें खुलती तो गौतम बुद्ध उसी भौतिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार सकते थे। तो वह हमेशा से जानता था कि गौतम बुद्ध एक ही अवस्था में सो रहे हैं। यह बात उनके मन में कई सवाल पैदा कर रही थी। लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और वह गौतम बुद्ध के पास गए। आधी रात को उन्होंने गौतम बुद्ध को जगाया। अपनी नींद से उठकर बोला, तथागत, मुझे क्षमा करें। मुझे पता है कि यह आपसे प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप दिन भर चलते रहते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसीलिए कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूं और मैं देख रहा हूं कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में बिताते हैं। आप जरा भी नहीं हिलते। तो क्या आप वास्तव में सोते हैं या आप नहीं सोते हैं? गौतम बुद्ध ने आनंद की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने लिए सोने की सही मुद्रा खोज ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नींद में भी जागता रहता हूं जब तक मेरा शरीर सोता है, पर मैं जागता रहता हूं। सवाल यह नहीं है कि शरीर नींद की अवस्था में चलता है या नहीं। शरीर स्थिर अवस्था में क्यों नहीं रह सकता? वास्तविक कारण मन है। मन ही है जो शांत और स्थिर नहीं रह पाता। और यही कारण है कि हम नींद की अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब बातों से परे आ गया हूं। अब मुझ में मन जैसा कुछ नहीं बचा। जब मैं सो जाता हूं तो मेरा शरीर मुर्दे जैसा हो जाता है। मन जैसा कुछ नहीं रहता। आनंद, क्या आपने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी यह सारा काम हमारा मन ही करता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तो आपका शरीर गहरे में चला जाएगा। सो जाओ, लेकिन तुम भीतर से जाग जाओगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी अपनी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह निरंतर प्रज्वलित होगा। कहानी समाप्त करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अमीर आदमी से कहा, एक प्रबुद्ध व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता है, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति की तरह नींद नहीं आती है। सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो बेहोश हो जाता है। उसे अपने आसपास के बारे में पता भी नहीं चलता, इसीलिए वह अपने सपने भी नहीं चुन पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागता है। जैसे सुबह उसकी आंखें खुली होती हैं, वैसे ही एक बुद्ध भी एक व्यक्ति की नींद में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक बुद्ध व्यक्ति कभी नहीं सोता है। जब एक आम आदमी सो जाता है, वह नहीं जानता कि वह कब सो जाता है।
लेकिन अगर आप जागने और सोने के बीच के उस छोटे से क्षण में जागते रह सकते हैं जब हम सोने के बहुत करीब होते हैं, तो कुछ आश्चर्यजनक होगा जो आपको जागरूकता के करीब लाएगा। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिकता की बातें समझ में नहीं आती। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे गहरी नींद आसानी से क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुख्य 5 हैं। देर रात तक जागने और आसानी से नींद न आने के कारण सबसे पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा अन्य काम करना। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वे बिस्तर पर ही खाना खाते हैं, बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं और ऐसे कई काम वे अपने बेडरूम में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ सोने का स्थान होता है, लेकिन लोग इसका प्रयोग अन्य कार्यों के लिए भी करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है कि अब हमें सोना है, क्योंकि तुमने एक ही जगह पर दूसरे काम करने की आदत बना ली है। दोस्तों, अगर हम एकों की बात करें, आज के समय की बात करें, तो हम भी बिस्तर पर लेटकर फोन पर बात करते हैं। ऑफिस का काम बिस्तर पर बैठकर ही करते हैं, फिर चाहे वह मूवी देखना हो, खाना खाना हो, पोस्ट गेम खेलना हो या गपशप करना हो। आजकल लोग अपना ज्यादातर समय बिस्तर पर लेटे हुए बिताते हैं, जिसकी वजह से बिस्तर अब हमारे दिमाग में सिर्फ सोने की जगह नहीं रह गया है। और ये एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो घंटों तक नहीं सोते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में एक भिक्षु सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ देता है और फिर रात के समय ही वापस बिस्तर पर जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता चल जाता है कि बिस्तर पर जाने का मतलब है अंदर जाना। गहन निद्रा, अच्छी और चैन की नींद न लेने का एक और कारण है सोने का एक निश्चित समय न होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और पूरी नींद के साथ सोना चाहते हैं, तो आपको रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा प्रकाश लेते हैं और सोने से कुछ घंटे पहले निश्चित समय पर आसानी से पचने वाला भोजन करें और प्रतिदिन निश्चित समय पर सो जाएं। तो इस तरह वे एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम आज के लाइफस्टाइल की बात करें तो ज्यादातर लोगों का न तो सोने और न ही उठने का एक निश्चित समय होता है, और न ही वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और जरूरत से थोड़ा कम हो, बल्कि उनका मुख्य भोजन होता है केवल रात में है। वीकेंड पर ये देर रात तक जागते रहते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं होता है। अगर ये रात में मूवी देखने लगे तो रातें कितनी ही क्यों ना हो, मूवी पूरी करके ही सोते हैं। समय और जीवन के बीच कोई सामंजस्य और नियंत्रण नहीं है, और फिर यही वो लोग होते हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ जागते हैं और दिन भर बेचैनी और थकान महसूस करते हैं। यौगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा गया है। अगर आप नींद को समझ लें तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं, और अगर आप नहीं समझते हैं तो आप इसे खराब भी कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद न आने और सुबह उठने पर अच्छा महसूस न करने का तीसरा कारण सोने से पहले नकारात्मक चीजों के बारे में सोचना है। जिस तरह के विचारों के बारे में सोचते हुए आप सोते हैं, जब आप अपनी आंखें खोलते हैं सुबह में, ये आपके दिमाग में आने वाले पहले विचार हैं। इसीलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो आप सुबह उन्हीं के साथ उठते हैं। बिस्तर पर लेटे जब हम सोने ही वाले होते हैं, तब हमारा अचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है, और इस समय हम अपने अंदर जो विचार पैदा कर रहे होते हैं, हमारा अचेतन मन सीधे उन विचारों को स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा अचेतन मन नहीं कर सकता अच्छे और बुरे विचारों के बीच चयन करें। ये नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ये प्राप्त सूचनाओं पर ही काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सोते समय अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने के बजाय उन अच्छी बातों और बातों के बारे में सोचना चाहिए जिसे हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन बातों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अच्छी और अच्छी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपने सुना होगा कि भारत में अक्सर यह कहा जाता है कि उत्तर की ओर सिर करके न सोएं।
ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण ये हमारे शरीर का बहुत सारा खून दिमाग की तरफ जाने की कोशिश करता है और दिमाग में पाई जाने वाली नसें बहुत पतली हो जाती हैं। इनके फटने का खतरा बढ़ जाता है और अगर इंसान ज्यादा बूढ़ा और कमजोर है तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर जो लोग उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं वे सुबह उठते ही सिर में तनाव महसूस करते हैं और उन्होंने अपना पूरा समय व्यतीत कर दिया होता है। रात में बेचैन या करवट बदलना। दूसरी गलती जो लोग सोने की पोजीशन में करते हैं वह यह है कि वे किसी भी तरह से सो जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। लोग अक्सर अपने पेट या जो कुछ भी सोते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं या फिर बाईं ओर करवट लेकर सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। सोते समय बहुत मोटे गद्दे का उपयोग न करें क्योंकि यह आपकी रीढ़ को मोड़ देता है और गहरी नींद में बाधा डालता है। साथ ही ज्यादा मोटे तकिए का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज्यादा मुड़ जाती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है और इससे आपकी गहरी नींद में बाधा आती है। देर रात तक नींद न आने और रात भर नींद में बेचैनी का 5वां कारण है खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन और देर से पचना। अगर आप रात को भरपेट और अधिक तैलीय पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह हमारी नींद में भी खलल डालता है क्योंकि इन पदार्थों को पचाने में काफी समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो सेवन करना छोड़ दीजिए, तो सोने से करीब 3-4 घंटे पहले इन्हें खाने की कोशिश करें। उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मैं समझता हूं कि गहरी और चैन की नींद न आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन अब क्या आप कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद आने में मदद मिलती है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आपको कुछ ऐसे कर्म बता रहा हूं जिन्हें आप सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपकी नींद गहरी होगी बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और ये सभी काम आपको नहीं करने चाहिए। इनमें से जो भी 2 से 3 कार्य आपके लिए उपयुक्त हैं वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाने की कोशिश करें। नहाने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नहा कर आता है तो उसके भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। वह अधिक प्रसन्न और निश्चिंत लगने लगता है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल ही है और जल ही हमारे शरीर का मूल अंग है। सोने से पहले हो सके तो अपने बेडरूम में किसी भी ऑर्गेनिक तेल और रुई का दिया जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। सोने से पहले थोड़ा पानी पिएं, इससे आपको काफी फायदा होगा। जब आप बिस्तर पर जाएं, सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें या उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचें जो आपने अपने दिन में की है। सोने से पहले एक बार याद कर लें कि आप नश्वर हैं, आप आज मर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं की चिंता करना छोड़ देते हैं। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रख लें। इससे आपका शरीर जागृत होता है और उठकर हमेशा दाहिनी करवट लें। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें और पूरी नींद ले सकें। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपनी नींद को गहरी और आरामदायक बना सकते हैं। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को उसकी शिक्षा के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। अब हम आपको आपकी नींद कम करने के लिए 10 उपाय बताएंगे जो कि हमारे सद्गुरु जी ने दिए हैं। पहला उपाय, ताजा भोजन लेना। सद्गुरु, अपनी नींद कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहली बात है, हमेशा ताजा खाना खाएं। यौगिक संस्कृति में ये एक आसान सी समझ है कि अगर आप कुछ पकाते हैं तो उसे 1.5 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। इसके बाद उस खाने में जड्डता आने लगती है। अगर आप बहुत ज्यादा जड्डता वाला खाना खाते हैं तो शरीर आलसी होने लगता है और उसे ज्यादा नींद की जरूरत पड़ी जाती है, क्योंकि उस जड्डता को खत्म करने के लिए शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ी ढती है। इसका मतलब यह है कि शरीर की मरम्मत करने का आपका समय ब्याज जाता है, क्योंकि अपनी प्रणाली में आपने भोजन के रूप में खराब गुणवत्ता वाला ईंधन डाला है। जब खाना पकता है तो एक तरह से उसमें उपस्थित जीवन को आप मार ही डालते हैं और वो फिर जीवित नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति मर जाए और उसके शरीर को 3 दिनों तक ऐसा ही रखा जाए तो वो सड़ेगा ही।
यही बात हर एक जीव के साथ सच है, वो चाहे कोई सब्जी हो या किसी पशु का मांस या कोई और चीज हो। जैसे ही हम किसी जीवन के रूप को पकाकर नष्ट कर देते हैं तो वो सड़ने लगता है। वैसे सड़ने में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि फिर वो एक अलग तरह का जीवन हो जाता है। सड़ने का मतलब है कि कोई और जीवन अब इसे अपना भोजन बना रहा है। इसमें बहुत तरह के जीव आ जाते हैं, भले ही वे बहुत ही सूक्ष्म जीवाणु हों। आप उन्हें देख नहीं पाएंगे, पर वे तो इस सड़ते भोजन में दावत उड़ा रहे हैं। जीवाणु जिस चीज का मजा ले रहे हैं उसे खाने से आपको जरूर ही तकलीफ होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत ही बीमार हो जाएंगे, क्योंकि उनमें आपको संक्रमित करने की ताकत नहीं होती, पर फिर भी इससे आपकी ऊर्जा जरूर कम हो जाती है और शरीर में जड़डाहता आ जाती है। बी डेड ही स्टोर्स में से जो पका हुआ तैयार किया हुआ डब्बा बंद खाना आप लेते हैं, उनमें बहुत सारी चीजें वहां 1 महीने से होती हैं और आप उन्हें लाकर अपने फ्रिज में 1 और महीने तक रखते हैं और जब जब इच्छा होती है तब तब थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। ये खाना आपको ज्यादा नींद लेने के लिए मजबूर करता है और डॉक्टर्स भी आपको बताते हैं कि आपको 8 घंटे सोना चाहिए, नहीं तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे, क्योंकि वे खुद भी वही खाना खाते हैं। दूसरा उपाय, सादा भोजन खाएं। मनुष्य के अलावा हर प्राणी उस परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है जिसमें वो होता है, पर मनुष्य की ऐसी काबिलियत है कि वो जैसी परिस्थिति चाहता है वैसी बना सकता है। ये बात मनुष्य को कुछ खास बनाती है, दूसरे प्राणियों से एकदम अलग। तो जिनको अपनी थोड़ी भी चिंता है, उन्हें उन चीजों के बारे में सजग रहना चाहिए जो उनके अंदर जाती है। जिस खाने में जटिल याददाश्त बिल्कुल कम मात्रा में हो, वो खाना 2-4 घंटे के अंदर आपकी प्रणाली का हिस्सा बन जाता है। ऐसा खाना आपकी नींद की मात्रा को काफी कम कर देता है। पर आज की दुनिया में अच्छी गुणवत्ता का भोजन लेना ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हैं वो ज्यादातर शरीर का ईंधन नहीं है, बल्कि ढेर सारा व्यापार है। बहुत सारे लोग, वे जो पश्चिमी देशों में रहते हैं और इस तरह का खाना खाते रहे हैं, मुझे बताते हैं कि जब वे ईशा योग सेंटर में आकर रहते हैं तो 2-3 महीनों बाद उन्हें इस बात पर आश्चर्य होने लगता है कि वे पर्याप्त मात्रा में सो क्यों नहीं रहे हैं। उनका मानना है कि उन्हें कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए, पर यहाँ हमारा मानक तो 4 घंटे का है। हम सिर्फ 4 घंटों में नींद पूरी कर लेते हैं और फिर भी हम हर तरह से बाआराचा रहे हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं और ज्यादा काम कर रहे हैं। जिस खाने में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ और बनावटी चीजें हों, ऐसा खाना पचाने के लिए आपका शरीर नहीं बना है। जिस खाने का 1% भाग भी बनावटी हो, रासायनिक हो, चाहे खाद के रूप में हो या दूसरे रसायनों, प्रिजर्वेटिव्स के रूप में, वो खाना आपके पाचन तंत्र में गडडेच बड्ढी पैदा करता है और पाचन प्रणाली को बिगाड़ देता है। अमेरिका में लोग भारी मात्रा में एंटासिड्स इस्तेमाल करते हैं, जो पेट में एसिडिटी को दबाने के लिए रासायनिक दवाइयां हैं। ये आपके पेट के लिए ठीक नहीं है। आपके दिल में, कलेजे में होने वाली जलन इसलिए नहीं होती कि आप किसी के प्यार में हैं, बल्कि इसलिए होती है कि आपकी सारी अन्न प्रणाली बहुत सारे कारणों से एसिड्स की वजह से जल रही होती है। आपके खाए हुए भोजन की 1% मात्रा भी अगर बनावटी पदार्थों, रसायनों के रूप में हो, तो अपनी प्रणाली में इस खाने को शोषित कर लेने की आपकी काबिलियत बहुत कम हो जाती है और इस वजह से नींद की मात्रा बहुत बिराज जाती है। क्योंकि आपका शरीर खुद अपने ही साथ संघर्ष कर रहा है, तो उसे स्वाभाविक रूप से ठीक करने के लिए आपको ज्यादा समय चाहिए, ज्यादा नींद चाहिए। तीसरा उपाय, कितना खाना चाहिए। आप अपनी ऊर्जाओं का प्रबंधन कितनी दक्षता से करते हैं, यह तय करता है कि आप कितने सजग हैं। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो सजगता सिर्फ मन की ही नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जाओं की होनी चाहिए। इसीलिए यौगिक मार्ग पर चलने वालों से ये कहा जाता है, वे बस 24 कौर खाना ही खाएं और हर कौर को 24 बार चबाएं। इससे होता यह है कि भोजन मुंह में ही पचने के लिए तैयार हो जाता है और ये आगे प्रणाली में जाकर कोई सुस्ती नहीं पैदा करता। जो लोग अपने शाम के खाने में ऐसा करते हैं, वे सुबह 3:30 बजे उठ सकते हैं। यौगिक प्रणाली में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय पर यौगिक क्रियाएं करना बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रकृति भी आपकी साधना में सहायक रहती है। चौथा उपाय, खाने के बाद तुरंत न सो जाएं। बहुत से लोगों की मानसिक अवस्था कुछ ऐसी होती है कि जब तक वे अपने पेट में बहुत सारा भोजन भरकर शरीर को एकदम सुस्त नहीं बना देते, तब तक उनको नींद ही नहीं आती।
अगर आपकी दशा भी ऐसे लोगों की तरह है तो इस मामले पर ध्यान देकर आपको उसे ठीक करना चाहिए। ये बात सोने की नहीं, पर एक खास मानसिक दशा की है। मेरा कहना यह है कि खाने के 2 घंटे के अंदर सो जाने वालों का 80% खाया हुआ खाना व्यर्थ हो जाता है। अपने खाए हुए खाने को पचाने के लिए आपको उसे पर्याप्त समय देना चाहिए। 5वां उपाय, सोने के लिए सही दिशा। जब आप सीधे जमीन के समांतर लेटते हैं तो आपकी नब्ज चलने की गति एकदम कम हो जाती है। शरीर अपने आप ये काम कर लेता है, क्योंकि अगर आपका हृदय पहले की तरह ही खून की पंपिंग करता रहेगा तो सीधे लेटने पर बहुत सारा खून आपके सिर की ओर आकर मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाएगा। शरीर में ऊपर के भाग की ओर जाने वाली खून की नलियां शरीर के निचले भाग की ओर जाने वाली नलियों की तुलना में ज्यादा कुशल काम करने वाली होती है। जब वे मस्तिष्क में पहुंचती हैं तो बिल्कुल बाल की तरह महीन हो जाती है, जिससे जरूरत से ज्यादा खून की एक भी बूंद आगे न जाए। सोते समय सिर उत्तर की ओर रखने से और 5-6 घंटों तक उसी दिशा में रहने से पृथ्वी का चुंबकीय आकर्षण आपके मस्तिष्क पर ज्यादा दबाव डालता है, क्योंकि आपके खून में लौह तत्व महत्वपूर्ण मात्रा में होता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह से सोने से आप मर जाएंगे, पर अगर आप रोज ऐसा ही करते हैं तो आप अपने लिए मुसीबत बुला रहे हैं। जो लोग एक खास उम्र से ज्यादा की उम्र के हैं और जिनकी खून की नलियां कमजोर हैं, उनकी शिराएं ऐसा करने से फट सकती हैं और उन्हें पक्षाघात भी हो सकता है। जिनकी शारीरिक प्रणाली स्वस्थ है, वे भी उत्तर की ओर सिर रखकर अच्छे से नहीं सो सकते, क्योंकि तब मस्तिष्क में रक्त संचालन जरूरत से ज्यादा होगा, जिससे अच्छी नींद नहीं मिल पाएगी। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए सोने की सबसे अच्छी दिशा ये होगी कि आपका सिर पूर्व में हो। उत्तर पूर्व भी ठीक है, पश्चिम चलेगा, और बहुत जरूरी हो दक्षिण की तरफ सिर रखना भी चलेगा, पर उत्तर की ओर कभी नहीं। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में हैं तो सोते समय सिर दक्षिण में न रखें। छठा उपाय, अपने को जबरदस्ती सोने से न रोकें। आपके शरीर को कितनी नींद की जरूरत है, यह आपकी शारीरिक गतिविधि पर निर्भर करता है। अपने लिए भोजन या नींद की मात्रा तय करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपकी गतिविधि का स्तर कम हो तो कम खाएं, और जब गतिविधि ज्यादा हो तो थोड़ा ज्यादा खा सकते हैं। यही बात नींद के लिए भी सही है। जैसे ही शरीर को समुचित विश्राम मिल जाता है, ये जाग जाएगा। फिर चाहे सुबह के 3 बजे हो या 8 सुबह, जागने के लिए अलार्म न लगाएं। जरूरी विश्राम मिलने पर शरीर को जाग ही जाना चाहिए। जबरदस्ती नींद को टालने से शारीरिक, मानसिक और दूसरी काबिलियतें कम हो जाती हैं। ऐसा कभी ना करें। शरीर को नींद की जितनी जरूरत है उतनी उसे लेने दीजिए, पर अगर आपका शरीर बिस्तर को किसी कब्र की तरह इस्तेमाल कर रहा है तो ये बिस्तर छोड़ देना नहीं चाहेगा। किसी दूसरे व्यक्ति को आपको नींद से जगाना पड़ ही देगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से अपना जीवन चला रहे हैं। जीवन को टालने की जिनकी मानसिक दशा है, जो जीवन से दूर भागना चाहते हैं, वे तो स्वाभाविक रूप से ज्यादा खाएंगे और ज्यादा सोएंगे। 7वां उपाय, आनंदपूर्ण अवस्था बनाए रखना। नींद का मतलब है अस्थाई मौत। नींद समय है शरीर के रखरखाव का, उसे तरोताजा करने का। दिन के समय में अगर आप शरीर को इस तरह से रखते हैं कि उसका कम से कम नुकसान हो, तो रखरखाव का समय भी अपने आप कम हो जाता है। सही खाना खाकर और अपने आप को आनंदपूर्ण अवस्था में रखकर यह किया जा सकता है। अगर आपके शरीर में टकराव, संघर्ष नहीं है, आप दिन भर आनंदपूर्ण अवस्था में हैं, आपने अपने शरीर को इस तरह से बनाया है कि आपकी ऊर्जा प्रणाली में कोई टकराव नहीं है और आपका मन, आपकी भावनाएं भी टकराव से मुक्त हैं, तो आपकी नींद की मात्रा अपने आप कम हो जाती है। 8वां उपाय, अपने जीवन के साथ जंग न लीजिए। शरीर को विश्राम की जरूरत होती है, नींद की नहीं। पर ज्यादातर लोगों के अनुभव में विश्राम का सबसे गहरा रूप नींद ही है, और इसीलिए वे नींद के बारे में ही बात करते हैं। मूल रूप से शरीर की मांग नींद नहीं बल्कि विश्राम की अवस्था है। जब रात को आपको विश्राम नहीं मिलता तो सुबह में आप थके थके रहते हैं, सेहत बिगड़ सकती है। तो नींद नहीं बल्कि विश्राम की अवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सारा दिन आप अपने शरीर को विश्राम की अवस्था में रखें, अगर आपका काम, व्यायाम या आपकी कोई भी गतिविधि आपके लिए विश्राम के रूप में है, तो स्वाभाविक रूप से आपकी नींद की मात्रा कम हो जाएगी। समस्या यह है कि लोगों को यही सिखाया जाता है कि वे सब कुछ पूरा जोर लगाकर तनाव में रहकर करें।
मैं देखता हूं कि सुबह बगीचे में टहलते समय भी लोग तनाव में होते हैं। इस तरह की कसरत आपको खुशहाली की जगह नुकसान ही ज्यादा देती है। हर चीज पर इस तरह मत जाइए जैसे कि वो कोई युद्ध हो। आप चाहे चल रहे हों, दौड़ डेच रहे हों या कोई व्यायाम कर रहे हों, आप इसे आराम से आनंद पूर्वक क्यों नहीं कर सकते? जीवन के साथ संघर्ष न करें। अपने आप को चुस्त दुरुस्त अच्छा रखना कोई युद्ध नहीं है। कोई खेल खेलिए, दौड़िए, तैरिए, टहलिए या चाहे जो करिए, आपको परेशानी तभी होगी जब आप सिर्फ चीज के खाने के पीछे ही पीढ़ी देची रहेंगे। नहीं तो किसी भी गतिविधि को आराम से करना और सेहत को अच्छी बनाए रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। 9वां उपाय, यौगिक क्रियाएं जैसे कि शांभवी महामुद्रा जैसी यौगिक क्रियाएं करने वाले अपने आप में जो पहला बदलाव पाते हैं वो है उनकी नब्ज की चलने की गति थोड़ी कम हो जाना। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने हाल ही में इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम किया हो और शांभवी करना शुरू किया हो, वो अगर रात के खाने के पहले और बाद में अपनी नब्ज की गति को नोट कर ले और फिर 6 सप्ताह तक रोज 2 बार शांभवी महामुद्रा का अभ्यास करे तो वो देखेगा कि उसकी नब्ज 8 से 15 काउंट कम हो गई है। शांभवी के दौरान जो वास्तव में गहरे विश्राम की अवस्था में जाता है, उसकी नब्ज और भी धीमी हो जाती है। 12 से 18 महीने के अभ्यास के बाद आप अपनी नब्ज की गति को 50 से 60 तक ला सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपकी नींद की मात्रा नाटकीय ढंग से कम हो जाएगी, क्योंकि सारा दिन आपका शरीर सहज रूप से विश्राम की अवस्था में रहेगा। आपकी गतिविधि चाहे जो भी हो, शरीर विश्राम की अवस्था में रहेगा और ज्यादा नींद नहीं मांगेगा। 10वां उपाय, शून्य ध्यान। हम एक खास ध्यान विधि सिखाते हैं, शून्य ध्यान। ये एक ऐसे कार्यक्रम में सिखाया जाता है जो सिर्फ दक्षिणी भारत के ईशा सेंटर्स में और अमेरिका में होता है। हम इसे दूसरी जगहों पर नहीं सिखाते क्योंकि इसके लिए एक खास वातावरण, प्रशिक्षण और अन्य प्रक्रियाओं की जरूरत होती है। शून्य आपकी नींद की जरूरत को नाटकीय ढंग से कम कर सकता है। यह सिर्फ 15 मिनट का ध्यान है, पर आप देखेंगे कि अगर आप इस ध्यान प्रक्रिया में सही ढंग से स्थिर हो जाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म 24% तक कम हो जाएगा। ध्यान की चेतन अवस्थाओं में 24% की कमी सबसे ज्यादा होती है। अगर आप इससे भी आगे निकलते हैं तो सामान्य रूप से चेतन नहीं रहेंगे। एक खास सीमा तक विश्राम की अवस्था में रहना हो और उसमें से बाहर चेतन अवस्था में आना हो तो आप 24% से आगे नहीं जा सकते। आप देखेंगे कि विश्राम अवस्था के संदर्भ में ये 15 मिनट का ध्यान 2 से 3 घंटे की नींद के बराबर है। इसे नियंत्रित, समर्पित परिस्थितियों में सिखाए जाने की वजह यह है कि इससे आपके शरीर में खून की रासायनिक अवस्था के स्तर पर जबरदस्त बदलाव आते हैं। नींद के ऊपर आपको ये हमारी फायदेमंद जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।